हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर देखिए हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे एज ए बोर्ड पेपर पैटर्न पे है। तो यहाँ पे ये जो मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे थे उसके जो पार्ट ए है या सेक्शन ए के जो क्वेश्चन थे शॉर्ट आंसर टाइप, उसको लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आप अपने चैनल ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस पे देख सकते हैं। और सेक्शन बी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन की हमें क्या लिखनी है? बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर यानी H2O। ये क्या होता है? अपनी इस इक्वेशन की बैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है ये कहाँ पे यूज होती है? जब हम पुताई करते हैं उस टाइम पे यूज होती है। कहते हैं जैसे पुताई करने की कुछ देर बाद में उसमें क्या आती है? साइनिंग आती है। तो वो साइनिंग किसकी वजह से आती है? तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? साइनी होता है। इस वजह से इनमें थोड़ी देर बाद में क्या आती है? सूखने के बाद में कह सकते हैं शाइनिंग आती है। फिर है इसका सेकंड पार्ट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो देखिए, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 गिव्स जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ये इसकी रिएक्शन हो जाती है। और ये क्या है? देखिए अपने आप में ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीन्स होता है कि एक जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। और ये वाला जो एलिमेंट होता है जो डिस्प्लेस करता है वो क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ऑन जिंक रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड, हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट। तो देखिए, जब हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं एसिड से, यानी किसी भी जिंक की नहीं, एटलीस्ट हम किसी भी मेटल की रिएक्शन कराते हैं एसिड से, तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। और उस हाइड्रोजन गैस निकलने की जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये होती है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो एक पॉप साउंड की रूप में निकलती है। तो जहाँ पर भी जब रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन हो रही है, पॉप साउंड बन रही है, तो इसका मतलब है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे इक्वेशन इसकी Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव एग्जांपल ऑफ 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक मीनिंग होता है उभयधर्मी, यानी वो ऑक्साइड जो ना एसिडिक होते हैं या बेसिड, दोनों तरह की नेचर को वो क्या करते हैं? शेयर करते हैं या शो करते हैं, वो है। तो ये हो गए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, रेस्पिरेशन होता है एरोबिक एंड एनएरोबिक, दो टाइप का। अब जिनमें से एरोबिक के अंदर देखिए कम एयर की प्रेजेंस होती है, तो कंप्लीटली क्या हो जाता है? डिसोसिएशन हो जाता है, या कह सकते हैं कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्लूकोज का। तो इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरूवेट इन साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस रिलीजिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। नेक्स्ट स्टेप है इसकी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए जो पाइरूवेट बना था साइटोप्लाज्म के अंदर, वो पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। वह इट अंडरगो फर्दर ब्रेकडाउन इन द क्रेब्स साइकिल। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? फिर से इसका ब्रेकडाउन होता है और क्रेब्स साइकिल के थ्रू यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में
बहुत ही एनर्जेटिक मॉलिक्यूल NADH एंड FeDH2 बनते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन these high energy molecule release energy resulting in the formation of 36 to 38 molecule of ATP। यानी फर्स्ट स्टेप के अंदर तो क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज का जो पाइरुवेट में अपघटन हो जाता है और वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ATP बनते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो पाइरुवेट होता है वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल के थ्रू वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं और साथ में हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल NADH व FeDH2। और फिर देखिए ये जो NADH और FeDH2 होते हैं इनसे एनर्जी या ATP के रूप में एनर्जी निर्माण कहाँ पे होता है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता है, तो वहाँ पे जाकर के इनसे ATP बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्रेविट्रोपिज्म विथ डायग्राम। ग्रेविट्रोपिज्म का मीन्स होता है कि जो रूट होती हैं वो किस तरफ ग्रोथ करती हैं प्लांट्स के अंदर। तो हम जानते हैं कि प्लांट क्या करती है, नीचे की तरफ इस तरह से ग्रोथ कर रही हैं, तो और जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो भी नीचे की तरफ लगता है, तो हम कह सकते हैं रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं और जो शूट होता है वो ऊपर की तरफ यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, तो ये क्या करता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लोर बाय ड्राइंग लेवल डायग्राम ऑफ इट्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। फिर है देखिए इसका पार्ट सी, सेक्शन सी, जिसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं और ये हमें ऑप्शन में मिलते हैं, 2 में से हमें एक करना होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी केप्ट इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका क्या रीजन होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी केप्ट इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज इट रिएक्ट विथ मॉइस्चर और वाटर वेपर इन the air to form gypsum. This reaction make it lost its ability to set or harden when mixed with water। यानी इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, एक हार्ड सब्सटेंस जिप्सम बना लेता है, ठीक है, ये हो जाता है। और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है ये भी हमें ध्यान में रखनी है। देखिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O और ये वाटर से रिएक्शन करके बना लेती है CaSO4 × 2 H2O। देखिए आपकी यहाँ पे जो ये डेस्क वर्क है इसमें 1/2 H2O लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे 3/2 H2O होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज डिस्टिल्ड वाटर नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल रेन वाटर इज। जो डिस्टिल वाटर होता है वो क्या होता है, वाटर की प्योर फॉर्म होती है और वाटर की प्योर फॉर्म होने के कारण वहाँ पे ओनली H2O मॉलिक्यूल रहते हैं, ओनली H2O मॉलिक्यूल रहते हैं, आयंस अब्सेंट रहते हैं। इस वजह से डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, जबकि जो रेन वाटर होता है उसके अंदर देखिए आयंस होते हैं, ठीक है। और वो आयंस क्या किस तरह के हो सकते हैं, H2CO3 हो सकता है और H2CO3 डिसोसिएट होकर के H+ और HCO3- आयन बना लेते हैं जिनकी वजह से इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, ये रीजन होता है, ठीक है। और इसका अब जो सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन वाला कि इनमें से इन दोनों में से हमें ये करना है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। देखिए HCl शो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक इन एक्वस सॉल्यूशन वेयर एरियाज इज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन। तो देखिए जो HCl होता है यहाँ पे HCl है ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो क्या करता है, एसिडिक नेचर शो करता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये H+ और Cl- आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है और H+ आयन की वहाँ पे क्या हो जाती है, H+ आयन वहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं, इस वजह से वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। लेकिन
जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है वहाँ पे ये अपने आयंस में ब्रेक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एसिडिक नेचर है वो शो नहीं होती है। या हम कह सकते हैं, देखिए HCl show acidic characteristic in aqueous solution because it ionizes completely in water to produce hydrogen ion which are responsible for acidity। ठीक है, ये अपना आंसर इसका हो जाता है। नेक्स्ट है, देखिए इसका क्वेश्चन कि why does dry hydrochloric gas not change the color of dry litmus paper? तो इसका आंसर हो जाता है, देखिए ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक गैस डज नॉट कंटेन वाटर वेपर। लिटमस पेपर चेंज कलर ड्यू टू presence of acid or base, but for this reaction to the substance must be dissolved in water to form an acidic solution. In water, hydrochloric gas cannot create the condition necessary to change the condition of litmus। यानी वाटर के अंदर जब ये रहता है तब ये जो इसकी कंडीशन होती है एसिडिक और बेसिक वो नहीं रहती है, इसलिए वो लिटमस का कलर चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। एंड इसका सेकंड पार्ट है व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो देखिए कंट्रासेप्शन की जो मेथड्स होती हैं इनमें देखिए फर्स्ट आता है हार्मोनल मेथड्स, बैरियर मेथड एंड intrauterine device IUDs and sterilization, natural family planning, emergency contraception, fertility awareness method। एंड सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखिए व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द ब्रेकडाउन एंड रिमूवल ऑफ द इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विथ ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसी तरह से इसका सेकेंड पार्ट क्या है, देखिए डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसका मीन्स होता है कि उनके अंदर ओनली सिंगल सेल होती है और उसी सिंगल सेल से ये क्या करते हैं अपनी बॉडी की सारी जो एक्शंस होते हैं वो करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव वेरी सिंपली डिजाइन एंड स्ट्रक्चर एंड आर मेड अप ऑफ सेम सिंगल सेल। द सेल कैन बी मल्टीप्लाइड इजीली ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। दिस सेल प्रोड्यूस डॉटर सेल्स बाय फिजन or budding. Therefore, asexual reproduction in the main method of reproduction in the unicellular organism। जो unicellular organism होते हैं उनमें only asexual reproduction होता है और asexual reproduction के मेथड टाइप क्या क्या हो जाएंगे, बाइनरी फिजन हो सकता है, बडिंग हो सकता है। फिर देखिए इसका सेकेंड पार्ट है एक्सप्लेन बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर बडिंग, तो देखिए जो हाइड्रा होता है उसके अंदर बडिंग जो मेथड है वो यूज होता है, यानी सबसे पहले एक प्रोजेक्शन स्टार्ट होता है, फिर वो प्रोजेक्शन क्या होती है बड फॉर्मेशन, फिर ये बड है धीरे धीरे ग्रोथ करके फिर लास्ट में क्या हो जाता है ये अलग हो जाती है बड और एक सेपरेट हाइड्रा वहाँ पे बन जाता है। फिर है देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप में हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो देखिए ऑटोट्रॉफ ग्रीन प्लांट्स होते हैं, यानी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और खुद अपना भोजन बनाने के लिए प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यूज करेंगे। और हेटेरोट्रॉप का मतलब होता है कि जो अपने भोजन के लिए अदर प्लांट और एनिमल्स पे क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, वो होते हैं हेटेरोट्रॉप। नेक्स्ट है स्टेट टू वे इन विच नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस इफेक्ट द एनवायरमेंट। जो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं यहाँ पे ये किस तरह से एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए जो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, नॉन डिग्रेडेबल का मतलब होता है कि जो बायोलॉजिकल एक्शंस के थ्रू
जो डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो ये किस तरह से अपने इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं या एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा सम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस लाइक प्लास्टिक एंड पेस्टिसाइड्स एंटर द फूड चेन, their biological magnification affect human being and other animal of ecosystem. And second है disposal of non biodegradable substance like plastic, polythene etc has become a serious problem. They clog the drains, create many problem in environment. ये होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के हार्मफुल इफेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए ऑप्शन और वाला ऑप्शन जो है, राइट द नेम ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन द ऑर्डर इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट द अदर एंड एस्टैब्लिश ए चेन विच हैज एटलीस्ट 3 स्टेप। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके नाम हमें बताने हैं। तो here in is an example of an aquatic food chain with at least 3 step। सबसे फर्स्ट है फाइटोप्लैंक्टन, नेक्स्ट है जूप्लैंक्टन एंड थर्ड है स्मॉल फिश लाइक एंकर्स विच फीड ऑन जूप्लैंक्टन एंड लार्ज फिश लाइक टूना विच फीड ऑन स्मॉल फिश। यानी ये इस तरह से क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। और द एस्टैब्लिश ए फूड चेन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो इसका एक्सप्लेनेशन हो जाता है सबसे पहले जूप्लैंक्टन, और ये जो जूप्लैंक्टन है इनके ऊपर रहते हैं ये स्मॉल फिश और फिर लार्ज फिश। इस तरह से ये चेन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रा ए सर्किट डायग्राम of series combination of 3 resistor of resistance R1, R2 and R3 and obtained the formula to find the total resistance equivalent resistance of the circuit। और इसका सेकेंड ऑप्शन है draw the circuit diagram of the parallel combination of 3 resistance R1, R2 and R3 and obtained the formula to find द टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। यानी सीरीज ऑर्डर एंड पैरेलल ऑर्डर दोनों में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं। तो फर्स्ट के अंदर तो हम बात करें सीरीज के अंदर, तो देखिए सीरीज के अंदर इस तरह से R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस को सीरीज के अंदर अरेंज किया गया है। यहाँ पे ये रहता है V1 वोल्टेज, यहाँ पे V2 और यहाँ पे रहता है V1। और इस सर्किट के अंदर जो करंट है वो फ्लो हो रहा है I। फिर देखिए इफ V1, V2, V3 आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, देन हम जानते हैं V इज इक्वल टू होता है IR। तो हम V1 क्या हो जाएगा IR1, V2 हो जाएगा IR2 और V3 हो जाएगा IR3। अब यहाँ पे देखिए टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और इन सब की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल और R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो होता है देखिए कब फॉर्मूला सीरीज के अंदर, जब 3 रेजिस्टेंस सीरीज ऑर्डर में अरेंज हो तब रहता है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। सेकंड था कि जब इन तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल फॉर्म में अरेंज किया जाए तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंस हैं जिनको पैरेलल क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। इनमें यहाँ पे R1 में I1 करंट फ्लो हो रहा है, R2 में I2 एंड R3 में I3 करंट फ्लो हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे रहता है सब में V। तो जो टोटल करंट है वो क्या हो जाएगा अपना I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस R3, और अकॉर्डिंग टू ओम लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। तो हम यहाँ पे I1 हो जाएगा V अपॉन R1, I2 हो जाएगा V अपॉन R2 और I3 हो जाएगा V अपॉन R3।
अब देखिए I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, और V यहाँ पे क्या आ जाता है, कॉमन आ जाता है, और ये अंदर रह गया। ठीक है, और फिर देखिए इसको हम आगे किस तरह से I इज इक्वल टू V अपॉन RP इसके लिए लिख सकते हैं। तो V अपॉन RP इज इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और ये हो जाता है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू V से V कैंसिल, तो ये फॉर्मूला अपने पास में रह जाता है। फिर देखिए सेक्शन डी के क्वेश्चन, जो कि ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो 18 है वो है गिव IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ फॉलोअर्स। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर हमें बताना है। तो ये देखिए क्या है, हाइड्रोकार्बन है लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और यहाँ पे अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करते हैं। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो देखिए कार्बन नंबर जब 1 होता है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कार्बन 1 होता है तो हम मैथ यूज करते हैं, कार्बन 2 होता है तो एथ यूज करते हैं, कार्बन 3 प्रोप यूज करते हैं, अगर कार्बन 4 है तो ब्यूट यूज करते हैं, कार्बन 5 है पेंट यूज करते हैं, कार्बन 6 है हैक्स यूज करते हैं, कार्बन 7 हैप्ट यूज करते हैं, और कार्बन अगर 8 है तो ऑक्ट यूज करते हैं, कार्बन 9 तो नॉन यूज करते हैं, और कार्बन 10 है तो डैक यूज करते हैं। ये तो हमें सभी जो फंक्शनल ग्रुप है या हाइड्रोकार्बन है सभी में हमें ध्यान रखने होते हैं। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एन यूज करते हैं, अगर एन कब यूज करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है इस तरह से तो हम इन यूज करते हैं, और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम आइन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, आइन यूज करते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए 3 कार्बन है 1 2 3 तो क्या हो गया, प्रोप हो गया, और डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। क्या हो गया, प्रोपीन। यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है, OH लगा हुआ होता है तो वो क्या होता है, अल्कोहल होता है, और अल्कोहल में सफिक्स हम क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं। तो देखिए कार्बन कितनी है, 1 और 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे, सफिक्स ओल लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगा, तो एथ प्लस एन प्लस ओल क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। नंबर 3 है CH3 CH2 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 Cl। यहाँ पे Cl क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और ये जो Cl जुड़ा हुआ है ये कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, देखिए 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है, ये सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले यूज करते हैं। तो क्लोरो, और कितने कार्बन है, 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड है एन यूज करेंगे, तो क्लोरोब्यूटेन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका 4 CH3 CH2 CH2 CHO। अगर CHO होता है तो वो होता है, देखिए फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स एल यूज करते हैं। ठीक है, तो कितने कार्बन हो गए, देखिए 1 2 3 4 हो गए, 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड है एन यूज करेंगे। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे खोल के आपको लिख देती हूँ, 4 कार्बन है तो ब्यूट यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड है एन यूज करेंगे, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है एल यूज करेंगे, तो इन सब को मिला के क्या लिख देंगे, ब्यूटेनॉल लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है देखिए इसका सेकंड पार्ट, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड्स की हमें स्ट्रक्चर बतानी है। सबसे पहला है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड देखिए, ये एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये CH3 और ये OOH।
ये देखिए यहाँ पे ओनली 1 ही कार्बन लिखा गया है, ये सही नहीं है। CH3COOH को हम इस तरह से लिखेंगे। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो ये तो हो गया आपका CH3, और फिर नेक्स्ट C, इसके ऊपर ये डबल बॉन्ड O और ये OH। ये क्या है देखिए, रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि एथेनोइक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, ये 2 ही कार्बन है, लेकिन यहाँ पे गलती से 1 ही कार्बन शो किया गया है, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट है देखिए ब्रोमोपेंटेन। पेंटेन है तो 5 कार्बन है, ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन। ये यहाँ पे हो सकता है मिस प्रिंटिंग की वजह से हो गया है। ब्रोमोपेंटेन को हम कैसे लिखेंगे, 5 कार्बन लिखने हैं हमें, ये लो 1 2 3 4 और 5, और हमें ब्रोमीन ऐड करना है, ठीक है ना। तो ब्रोमीन ऐड करने के लिए हम इस पे क्या कर देंगे, ब्रोमीन ऐड कर देंगे। अब बाकी वैलेंसी पे क्या कर देंगे, ये कार्बन की हाइड्रोजन से फुलफिल कर देंगे। तो इसकी ये H और ये H, यहाँ पे ये H और ये H, इसके पास में भी 2 H, ये लो, और इसके पास में आ जाएंगे 3H। ये हो जाएगा अपना ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट है देखिए ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन होता है, ये कीटोन होता है। क्या होता है, कीटोन होता है। और कीटोन को हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से CH3 CH2 CO CH3, और इसको खोल के आप इस तरह से लिख सकते हो 1 2 3 4। नेक्स्ट है देखिए 4 पे हेक्सेनेल लिखा हुआ है, एल है यानी एल्डिहाइड है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। देखिए CH3, ये CH2 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 और ये CH2 और CH2, इस तरह से हमें लिखना है, या आप करेक्शन कर लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पे अगर इसको लिखें तो इस तरह से CH3, ये CH2, और यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड है वो नहीं आएगा, CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, ये हो जाता है हेक्सेनेल। यानी 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, हेक्स इस तरह से हम बनाएंगे, हेक्स सिंगल बॉन्ड है तो N, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये L। एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस ये होता है कि ये रहता है लास्ट में, कॉर्नर पे रहता है, और ये मिड में रहता है। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ड्रा ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लेवल डायग्राम, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से होता है। माउथ में फिर स्लाइवरी ग्लैंड, ये ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद में ये लीवर, ये गाल ब्लैडर, ये स्टमक एंड पेंक्रियाज, फिर ये कॉलन, और ये ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, एनस। ये तीनों पार्ट जो ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। कॉलम, सीकम और रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। ये हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है इस तरह से। नेक्स्ट है इसका नेम द डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एसिड सिक्रेटेड बाय स्टमक। स्टमक के अंदर देखिए, ये अपना जो स्टमक है इसके अंदर HCl एसिड सिक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये भोजन की जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाता है, और एसिडिक मीडियम बनाता है जिसकी वजह से इसका ब्रेकडाउन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनको ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट है इसका पार्ट 3, वाई इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर इन हर्बीवोर एनिमल। जो हर्बीवोर एनिमल है उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी क्यों होती है, क्यों, देखिए हर्बीवोर वो होते हैं जो ओनली क्या खाते हैं, प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, जो ओनली प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। और हम जानते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं जैसे ग्रास वगैरह, इनमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सेलुलोज होता है। और ये डाइजेशन में क्या लेता है, ज़्यादा समय लेता है, डाइजेशन में क्या लेता है, ज़्यादा समय लेता है, ठीक है, टाइम क्या लेता है, ज़्यादा। इसलिए
ज़्यादा लेने की वजह से इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, बड़ी होती है। फिर इसका जो सेकंड पार्ट है, लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ किडनी एंड आर्टिफिशियल डायलिसिस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ठीक है ना, हमें ध्यान में रखने हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम और फंक्शन ऑफ किडनी एंड आर्टिफिशियल डायलिसिस। तो फर्स्ट था एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का लेवल डायग्राम है। देखिए रीनल वेन, रीनल आर्टरी एंड किडनी और यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। और किडनी है, इसकी जो फंक्शनल यूनिट या कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन्स होती है। फिर जो किडनी होती है उसके फंक्शन क्या है? फिल्ट्रेशन द ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन, ये दोनों वर्क होते हैं किडनी के। और आर्टिफिशियल जो डायलिसिस है वो क्या है? तो पेशेंट ऑफ किडनी फेल्योर आर ट्रीटेड टेम्परली बाय यूजिंग ए डायलिसिस मशीन। दिस मशीन वर्क एज एन आर्टिफिशियल किडनी और आर्टिफिशियल डायलिसिस, यानी जिनके अंदर किडनी फेल हो जाती है उनके अंदर ये कृत्रिम डायलिसिस या आर्टिफिशियल डायलिसिस को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ड्रा ए रे डायग्राम टू ऑब्टेन द इमेज विद द हेल्प ऑफ ए कॉन्केव मिरर। ध्यान में रखना है किससे बनाने हैं? कॉन्केव मिरर से बनाने हैं। फर्स्ट है द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। एंड सेकेंड बनाना है द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट फोकस एफ। And also write about the size and nature of the image obtained in both the above situation। तो यहाँ पे देखिए जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो क्या है? When a beam of light come in contact with an object, a part of its get bounced back. This phenomena is called reflection of light। इस तरह से जब कोई लाइट इस तरह से टकराती है तो वो आगे ना जाकर के वापस क्या होती है? बाउंस बैक हो जाती है। ये लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे डायग्राम भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद में हम बनाएंगे इनके रे डायग्राम जो हमें बताए गए थे कॉन्केव मिरर से। तो सबसे फर्स्ट जो है वो था अपना ऑब्जेक्ट एट सी। तो ऑब्जेक्ट एट सी का डायग्राम हमने इधर देख लिया। और सेकेंड डायग्राम अपना कहाँ पे था? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। फोकस पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तब इस तरह का रे डायग्राम बनता है। और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है, ठीक है, सी पे होता है, तब जो इमेज बनता है वो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज का बनता है। लेकिन यहाँ पे जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड और हाईली इनलार्ज और मैग्नीफाइड बनता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन था ऑप्शन में हमारे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था? व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ड्रा द रे डायग्राम टू ऑब्टेन द इमेज विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे हमें कॉन्वेक्स लेंस से बनाने हैं डायग्राम। When the object is located at infinite, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो और ऑब्जेक्ट टू F1 और F1 के बीच में हो। तो यहाँ पे देखिए ये जो रिफ्रैक्शन होता है वो क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम है तो उसकी क्या हो जाती है? बेंडिंग हो जाती है। फिर हम इमेज बनाते हैं ऑब्जेक्ट की, जब इनफाइनाइट पे होता है तो इस तरह की इमेज बनती है। किससे? कॉन्वेक्स लेंस से। नेक्स्ट है देखिए बिटवीन 2F1 एंड F1। और इस स्थिति में यहाँ पे जो इमेज बनती है अपनी वो ये वाली है, ठीक है। और जब इन्फिनिटिव पे होता है ऑब्जेक्ट तो जो इमेज बनती है वो रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज होती है। जबकि बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में होती है तो जो इमेज बनती है वो रियल, इन्वर्टेड एंड बिटवीन 2F एंड इनफाइनाइट ऑन अदर साइड, ठीक है। इस तरह से ये मॉडल पेपर अपना कंप्लीट होता है। इसमें देखिए हमने
पार्ट 2 के अंदर 20 क्वेश्चंस किए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।